हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे हिंदी। दिस इज सिया वर्मा। सो स्टार्ट करते हैं आज का यानी 18th ऑफ अक्टूबर का करंट सेशन विद स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2023 में भारत का स्थान क्या है? सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, इस बार जो भारत की रैंकिंग है वो 111 है, यानी 111वां स्थान प्राप्त करा है भारत ने। टोटल कितने देशों में? 125 देशों में 111वां स्थान मिला है भारत को। ये 2023 का आंकड़ा। अगर हम पिछले सालों की कंपैरिजन करें तो 2022 में भारत को 107th रैंक मिली थी। 2021 में भारत को 101 रैंक मिली थी और 2023 में भारत को मिली है 111वीं रैंक। और स्कोर बात करें, GHI में फिर स्कोर मिलता है और फिर स्कोर के अकॉर्डिंग रैंकिंग डिसाइड की जाती है। तो भारत को जो स्कोर मिला है वो 28.7 है। और किस कैटेगरी में डाला गया है भारत को? भूख का स्तर गंभीर बताया गया है। क्या स्तर है भूख का? गंभीर। तो ये कैटेगरी है भारत की GHI में। जबकि अगर हम अदर कंट्रीज की बात करें, जस्ट फॉर लाइक पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की रैंकिंग इसमें 102 है, यानी भारत से भी बेटर परफॉर्मर बताया जा रहा है पाकिस्तान को ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। बांग्लादेश की 81th रैंक बताई जा रही है। नेपाल की 69th बताई जा रही है। और श्रीलंका, जिसमें क्राइसिस आया था, इकोनॉमिक क्राइसिस, वहां पे भुखमरी के लिए 60th रैंक बताई जा रही है। सो इस प्रकार भारत सरकार ने GHI को कर दिया है खारिज कि ये काफी मुद्दों से घिरा हुआ है। भारत सरकार ने ये बोलते हुए जो GHI है उसे कर दिया है खारिज। वो उसको नहीं मानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार लगातार तीसरे वर्ष भारत सरकार ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कर दिया है खारिज। फाइन। अब हम बात करते हैं हाल ही के इंडेक्सेस और रैंक्स की। देखिए, कौन सी संस्था चीनी मूल्य सूचकांक जारी करती है? तो FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन करती है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था? 40th रैंकिंग मिली थी भारत को। नेक्स्ट है, मानकीकृत वर्षा सूचकांक एक उपकरण है जिसका उपयोग किस पैरामीटर की निगरानी के लिए किया जाता है? तो सूखे की निगरानी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, डेटा गुणवत्ता सूचकांक DQI, जो समाचारों में देखा गया कि संस्थान से संबंधित है, रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से रिलेटेड है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का स्थान 126 है। नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय समावेशन सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? तो ये भी भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ठीक है, गुणवत्ता सूचकांक भी और समावेशन सूचकांक भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय वर्ष 23-24 में भारत के विकास का अनुमान बढ़ाकर क्या कर दिया है? सो भारत की जो एनुअल विकास दर है उसको इंक्रीज करके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने क्या कर दिया है? सो IMF की जो नाउ प्रेजेंट रेटिंग है वो 6.3% है। पहले विकास दर का अनुमान 6.1% था, अब 6.1% से कर दिया है 6.3%। किसने? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अगर हम बात करें तो वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। 1945 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था IMF। सो एक्चुअल में IMF और वर्ल्ड बैंक ये दोनों ट्विन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ब्रिटेन वुड कॉन्क्लेव से आई थी। ठीक है, 1944 में ब्रिटेन वुड कॉन्क्लेव हुआ था और तब जाके IMF और वर्ल्ड बैंक को स्थापित किया गया। प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टलानी जॉर्जीवा, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। IMF के प्रबंध निदेशक का नाम बताइए। क्रिस्टलानी जॉर्जीवा। और एक प्रथम उप प्रबंधक निदेशक, ये एक भारतीय थी, गीता गोपीनाथ, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। IMF के प्रथम उप प्रबंधक निदेशक का नाम बताइए। गीता गोपीनाथ। ठीक है, इस प्रकार IMF के साथ साथ जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ADB, उसने भी भारत के लिए जो रैंकिंग बताई है वो 6.1% ही बताई है। ठीक है, और 2024 के लिए
जो वैश्विक दर है, वैश्विक विकास दर, उसकी जो रेटिंग है वो आईएमएफ ने 2.9% दी है। पहले 3% दी थी, लेकिन अब कर दिए इसे क्या, 2.9% वैश्विक विकास दर एशियन डेवलपमेंट बैंक 2024 के लिए। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 82 किलोमीटर लंबी पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन किस देश ने किया? 82 किलोमीटर लेंथ है इसकी, नाम है ब्रिज लिंक का, पद्मा ब्रिज लिंक परियोजना। कहाँ पर है ये? बांग्लादेश में है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये है पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना। क्या बांग्लादेश ने इसे खुद डेवलप किया है, बांग्लादेश ने? तो जी नहीं, बांग्लादेश ने इसको नहीं बनाया है। बांग्लादेश आजकल सबसे हेल्प ले रहा है, चीन से हेल्प लेकर बांग्लादेश ने बनाया है पद्मा रेल लिंक। ठीक है, तो चीन की जो परियोजना थी, चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हिस्सा, सो चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही हिस्सा है पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना। ठीक है, जो पद्मा, ये जो ब्रिज है, ये ढाका को किससे कनेक्ट करेगा? भांगा से कनेक्ट करेगा। ढाका को भांगा से कनेक्ट करेगा पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना। और इसकी अगर कुल लागत की बात करें, तो टोटल जो खर्चा आया है इस परियोजना को बनाने के लिए, वो आया है 39,246.80 टका, करोड़ टका। ठीक है, टका ये बांग्लादेश की मुद्रा है, और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। इसी के अलावा अगर हम इंडिया की योजना की बात करें, जो इंडिया ने बांग्लादेश के लिए बनाई थी, तो वो थी मैत्री पाइपलाइन। आप सभी को याद रहा होगा, मैत्री पाइपलाइन ये इंडिया ने बनाकर दी थी किसको? पाकिस्तान, बांग्लादेश को। मैत्री पाइपलाइन, बांग्लादेश जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था पहले। ठीक है, तो ये जो मैत्री पाइपलाइन है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो 131.57 किलोमीटर है। ठीक है, जिसमें से 5.07 किलोमीटर हिस्सा तो भारत में है, और 126.50 किलोमीटर बांग्लादेश में है। किससे कनेक्ट करती है ये? ये भारत के सिलीगुड़ी को कनेक्ट करती है, किससे? पार्वतीपुर से। और ये पार्वतीपुर कहाँ पर है? ये बांग्लादेश में है, दिनाजपुर जिले में। और सिलीगुड़ी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इस प्रकार सिलीगुड़ी को पार्वतीपुर से जोड़ती है ये मैत्री पाइपलाइन। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट से जुड़ा कुलसेकरी पट्टनम किस राज्य में स्थित है? तो कुलसेकर पट्टिनम ये किस राज्य में? आंसर होगा तमिलनाडु। इसरो ने अपना दूसरा स्पेस पोर्ट, उसके लिए जगह का विस्तारण कर लिया है। कहाँ पर करा? तमिलनाडु के कुलसेकरीपट्टनम में। कुलसेकरीपट्टनम के पास थुत्तीकोडी ये जगह का नाम है। यहाँ पर बनने वाला है भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र, सेकंड अंतरिक्ष केंद्र। और अगर हम पहले केंद्र की बात करें, तो वो कहाँ पर था? वो है सतीश धवन, जो कि कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा द्वीप पर। श्रीहरिकोटा आइलैंड का नाम है द्वीप। तो यहाँ पर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र है। अब दूसरा बनने जा रहा है तुतिकोडी में, तमिलनाडु। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना 1971 में की गई थी। और यहाँ पर 2 एक्टिव लॉन्च पैड है, ये ध्यान रखना, 2 एक्टिव लॉन्च पैड है यहाँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसरो के हाल ही में कुछ क्वेश्चंस। हाल ही में इसरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार चंद्रयान मिशन में चंद्रमा की सतह पर सबसे अधिक तापमान 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है चंद्रमा की सतह। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क कहाँ स्थित है? ये बेंगलुरु में आपको मिलेगा। इसरो के संस्थान के साथ मिलकर परमाणु ऊर्जा से चलने वाले इंजन विकसित कर रहा है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के साथ मिलकर इसरो डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट है
इसरो ने किस वाहन को निजी क्षेत्र को सौंपने की घोषणा की है? तो लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान को उपग्रह सौंपेगा किसको? निजी क्षेत्र को। नेक्स्ट है, इसरो किस देश के साथ 2024 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त मिशन शुरू करने पर सहमत हुआ है? तो यूएसए के साथ सहमत हुआ है इसरो। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, 2023 में 16th कृषि विज्ञान दिवस विज्ञान कांग्रेस एएससी का मेजबान कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? तो आंसर होगा सर केरल। तो केरल राज्य कोची ये 2023 में 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का मेजबान देश रहा। अगर हम बात करें उद्घाटन किसने किया है, तो उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय मत्स्य पालन, मत्स्य पालन व डेयरी मंत्री के जो कैबिनेट मिनिस्टर है, कौन है? मत्स्य पशुपालन मिनिस्टर, बता सकते हैं आप उनका नाम? तो जो मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, उनका नाम है पुरुषोत्तम रूपाला। इन्होंने ही करा है उद्घाटन इस कांग्रेस कमेटी का। ऑर्गेनाइज किसने किया है इसको? बाय राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी। इसने स्टार्ट करा है 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस को। अब बात की जा रही है समिट्स की, तो हम बात कर लेते हैं हाल फिलहाल की समिट्स का रिवीजन करते हैं। भारत में 90 P20 शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर था? सो नई दिल्ली ने की थी 90 P2 शिखर सम्मेलन का मेजबानी। चक्रवात 23 अभ्यास का 23 संस्करण भारतीय नौसेना द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? तो गोवा था होस्ट कंट्री। नेक्स्ट है 49 अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस, इसका मेजबान देश कौन है? उत्तराखंड है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश समक्का सरला जात्रा आदिवासी उत्सव की मेजबानी करता है? तेलंगाना करेगा। नेक्स्ट है, कौन सा शहर 23 में आईईए क्रिटिकल मिनरल्स एवं क्लीन एनर्जी समिट का मेजबान है? सो पेरिस है। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, इसका मेजबान देश मिस्र रहेगा। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, सागर मैत्री पहल किस संगठन ने शुरू की है? तो सागर मैत्री पहल को स्थापित किया है किसने? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ का समुद्र विज्ञान अनुसंधान जहाज आईएनएस सागर ध्वनि ये मिशन 4 के लिए रवाना हुआ है। और जो मिशन 4 है वह सागर मैत्री पहल। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, डीआरडीओ का समुद्र विज्ञान अनुसंधान जहाज है जो कि आईएनएस सागर ध्वनि, ठीक है, डीआरडीओ का जहाज है ये हाल ही में रवाना हुआ है सागर मैत्री मिशन 4 के लिए। ठीक है, उद्देश्य क्या है? एम की अगर हम बात करें तो एम ये है कि हिंद महासागर रिम के आसपास के क्षेत्रों के साथ या देशों के साथ वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ाना। सो हिंद महासागर के जो आसपास का एरिया है इसमें बनाना है वैज्ञानिक सहयोग, ये इसका उद्देश्य रहा। फाइन, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब डीआरडीओ से रिलेटेड हाल ही फिलहाल के क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। डीआरडीओ ने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया? जो एलएनटी यानी लार्सन एंड टुब्रो के साथ किया। कौन सी संस्था डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया रामानुजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संचालित करती है? तो ये करती है कौन? आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट है, डीआरडीओ ने किस शहर में भारतीय नौसेना के सोनार सिस्टम के लिए परीक्षण मूल्यांकन सुविधा शुरू की? तो कोची। किस शहर में? कोची के लिए। नेक्स्ट है, डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस संस्थान में स्थापित किया गया है? आईआईटी रुड़की में इसको स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, प्रत्येक घर में सुरक्षित पेयजल कनेक्शन पहुंचाने के लिए किस राज्य ने मिशन भागीरथ शुरू किया? मिशन भागीरथ की बात की जा रही है, किस राज्य ने इसको शुरू करा है? सो मिशन भागीरथ को स्टार्ट करा है तेलंगाना की सरकार। ठीक है, सो इस मिशन का जो उद्देश्य है वो हर घर में सुरक्षित पेयजल कनेक्शन पहुंचाना। पेयजल
कनेक्शन पहुंचाना है हर जगह में। ऐसा चाहती है कौन? तेलंगाना की गवर्नमेंट। और जो लक्ष्य है वो है हर व्यक्ति को मिलना चाहिए कितना? 100 लीटर पर डे। ये लक्ष्य रखा गया है पानी का हर व्यक्ति के लिए। मिशन भागीरथ के तहत उसे स्टार्ट करा तेलंगाना की गवर्नमेंट। अब हम बात करते हैं स्टेट न्यूज। हाल ही में कौन कौन से स्टेट न्यूज चर्चा में रही है? नीलगिरी तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का राज्य पशु है? तमिलनाडु का है। किस राज्य ने व्यापारियों के लिए छूट और रियायतों के साथ एक नई समाधान योजना की पेश करी? सो ये भी तमिलनाडु ने करी है। ठीक है। जो इनके कर थे वो बकाया रहे थे, तकरीबन 25,000 करोड़। सो इसके लिए एक नई समाधान योजना तमिलनाडु ने दी है वहां के व्यापारियों के लिए, छूट और सिफारिशों के साथ, रियायतों के साथ। नेक्स्ट है 16वीं कृषि विज्ञान, ये भी हमने बात की थी। केरल जुड़ा कुलसेकरीपट्टनम, तमिलनाडु में भी हमने बात की थी। 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके अमेज 28 नामक अपनी पहली इमारत का उद्घाटन ये केरल राज्य ने किया। किस राज्य ने व्यक्तिगत बालों के लिए लाइसेंसिंग की अनुमति दी और फिर सार्वजनिक आलोचना के बाद इसे रद्द कर दिया? उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने। और अरुणोदय 2.0 ये आसाम ने स्टार्ट किया था, गरीबी उन्मूलन योजना है अरुणोदय 2.0। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है ताउपो ज्वालामुखी जो समाचारों में देखा गया था किस देश में स्थित है? तो ये न्यूजीलैंड में स्थित है। कहां पर है ताउपो? न्यूजीलैंड में है। तो लगभग 18,000 साल पहले क्या हुआ था? न्यूजीलैंड में एक हुआ था बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट, जो कि हुआ था ताउपे ज्वालामुखी में। फिर यहां से कांच के टुकड़े निकले और ये कांच के टुकड़े यात्रा करते करते कहाँ पहुंच गए? अंटार्कटिका में पहुंच गए। वहां के बर्फ के नीचे ये कांच के टुकड़े हो गए, जम गए। अब हाल ही में क्या हुआ है? अंटार्कटिका बर्फ के नीचे 280 मीटर की गहराई पर ये कांच के टुकड़ों के होने का अनुमान बताया जा रहा है, मिला है, ऐसा बताया जा रहा है। और जो बताता है इनकी 5,000 किलोमीटर की यात्रा, यानी कैसे ये कांच के टुकड़े न्यूजीलैंड के तापी ज्वालामुखी से यात्रा करते हुए पहुंच गए अंटार्कटिका के नीचे बर्फ में। तो ये इस चीज को बताता है, इसलिए ये न्यूज में रहा। एक अदर हम इंटरनेशनल न्यूज की बात करें तो हाल ही में एक चीज चर्चा में थी, नॉर्थ सी रोज बैंक फील्ड। ये चर्चा में रहा। क्यों रहा ये चर्चा में? क्योंकि इसको बनाया है किसने? ब्रिटिश सरकार ने। तो किस देश रिलेटेड है नॉर्थ सी रोजबेक फील्ड से? तो ब्रिटिश सरकार की सबसे बड़ी नई तेल और गैस पहल है ये। क्या है ये? नई तेल और गैस पहल। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है अमा उड़ीसा नवीन उड़ीसा, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, किसका उद्देश्य है? क्या उद्देश्य क्या है? सो ये नवीन पटनायक जी ने ये योजना शुरू करी है, अमा उड़ीसा नवीन ओडिशा। तो इसका जो उद्देश्य हो गया है ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल। सो क्या हुआ इस योजना के तहत? उड़ीसा की गवर्नमेंट चाह रही है कि जितनी भी पंचायत है राज्य में, वहां पर पूजा स्थलों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, ग्रामीण बुनियादी ढांचे बनाए रखने के लिए, ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षण प्राप्त करने के लिए, देने के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए, और इन सभी पूजा स्थल, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, ऐतिहासिक स्थल, इन सभी को डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान करने और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराएगी। ये इस मिशन का उद्देश्य है, जिसे लॉन्च करा किसने? उड़ीसा ने। अमा उड़ीसा नवीन उड़ीसा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक योजना रही थी सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान। ये एक अभियान है इंद्रधनुष अभियान। किससे रिलेटेड है ये? तो 5 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण, 5 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण से रिलेटेड है ये अभियान, सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान, जिसे स्टार्ट करा बेसिकली रूबेला और खसरा के टीके के लिए, 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए। फाइन।
तो इसी के साथ ही सेशन होता है कंप्लीट। आई होप आपको सब चीजें समझ में आ गई होगी। एंड नाउ प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी इसको शेयर कर सकते हैं